तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर पे हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का सारा हार्मोन के बारे में जान चुके थे कि ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेट है वो भी देख चुके थे, और पिट्यूटरी ग्लैंड कितने टाइप्स का होता है वो भी देख चुके थे। दो टाइप्स का होता है, एक होता है एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी का सारा हार्मोन्स देख लिए थे, ओवरव्यू देखे थे, सिर्फ नाम देखे थे। आज हम लोग उस एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन का फंक्शन देखने वाले हैं और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले। देख लेते हैं आज का गोल क्या है। आज का गोल है हम लोगों का टुडेज गोल, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला, फंक्शंस ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, अभी बताया आपको हम। अच्छा, व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, आज जानेंगे कि पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, फिर जानेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, फिर नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आज कंप्लीट कर लेंगे, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, फिर थायराइड ग्लैंड का ओवरव्यू लेंगे। पूरा डिटेल पे नहीं पढ़ने वाले, ओवरव्यू बस लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं। तो आप सभी बच्चे को यह मालूम होगा कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, और जिन बच्चे को नहीं पता वो याद रखे, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ये याद रखना है कि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो क्या एक अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बन जाएगा? तो जवाब है नहीं, एक अमीनो एसिड से एक प्रोटीन नहीं बनता है। हमें एक चेन चाहिए अमीनो एसिड का, ताकि हम क्या कर पाए, एक प्रोटीन को बना पाए। तो ये देखिए यहाँ पर एक चेन आपको दिख रहा है, ये छोटा छोटा बीड्स टाइप पर है ना दाना, ये एक अमीनो एसिड है। ये क्या है? अमीनो एसिड है। तो ये अमीनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बनाया सर? चेन बनाया। तो इस पूरे चेन को क्या बोलते हैं? चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड मिलकर क्या बनता है? चेन ऑफ अमीनो एसिड। इसी चेन ऑफ अमीनो एसिड को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। तो आते हैं पॉलीपेप्टाइड का मतलब समझ लेते हैं। पॉली मतलब होता है, सभी को मालूम है, पॉली मतलब एक से ज्यादा यानी मेनी। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। और पेप्टाइड मतलब क्या होता है? पेप्टाइड मतलब होता है बॉन्ड। सर ये बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा चीज है जो दो चीज को आपस में जोड़ कर रखता है, उसे कहते हैं बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो अमीनो एसिड है, इन सारे अमीनो एसिड को एक चेन में जोड़ा जा रहा है, और वो कौन जोड़ रहा है? सर बॉन्ड जोड़ रहा है। उसी बॉन्ड का नाम दिया गया है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम दिया गया है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉली मतलब एक से ज्यादा, और पेप्टाइड मतलब बॉन्ड, यानी कि वो एक से ज्यादा अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। जब वो फोल्ड हो जाते हैं, एक किसी प्रॉपर शेप में फोल्ड हो जाते हैं, यानी कि पॉलीपेप्टाइड जब एक किसी प्रॉपर शेप में फोल्ड हो जाता है, तो तब जाकर क्या बनता है? सर तब जाकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये देखिए, ये चेन था अमीनो एसिड का, और ये क्या हो गया? फोल्ड होकर क्या बना दिया? एक प्रोटीन बना दिया। क्लियर? अब यहाँ पर नोट, एक चीज देख लेते हैं। वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन दैट आर फोल्डेड इन अ प्रॉपर मैनर इज कॉल्ड प्रोटीन। एक या एक से ज्यादा क्या? पॉलीपेप्टाइड। चाहे तो एक से बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर एक से, फोटो में क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन था, वो मुड़कर क्या बन गया? क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन बनेगा। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड हो सकता है जो आपस में एक प्रॉपर शेप में फोल्ड होकर प्रोटीन बनाएगा। लेकिन जरूरी क्या है? कि फोल्ड होना जरूरी है। एक प्रॉपर शेप में और एक प्रॉपर शेप में फोल्ड होना जरूरी है। बिना फोल्ड हुए हुए पॉलीपेप्टाइड का प्रोटीन नहीं बनेगा। अगरचे वो लीनियर ऐसे लंबाई में है तो वो कभी भी प्रोटीन नहीं होगा, उसे फोल्ड होना ही पड़ेगा, तब जाकर वो प्रोटीन बनेगा। क्लियर? तो इसीलिए यहां पर लिखा है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड, एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन दैट आर फोल्डेड, जो कि फोल्ड होगा इन अ प्रॉपर मैनर, एक सही तरीका से, इज कॉल्ड प्रोटीन। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन एंड साइट ऑफ सिक्रेशन। अब ये फंक्शंस किसका है? ये फंक्शंस है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का। सर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता था? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला रिलीज होता था ACTH, दूसरा होता था GH, तीसरा होता था थायराइड ग्लैंड, चौथा होता था गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, और उसमें दो आता है, पहला LH, दूसरा FSH। फिर प्रोलैक्टिन रिलीज होता था। ये सारा का सारा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता था? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता था। हम लोगों ने सारा का नाम याद कर चुका था, फंक्शन देखेंगे जल्दी जल्दी, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ACTH, जिसका पूरा नाम क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद किए लास्ट लेक्चर पे। अच्छा, इस हार्मोन का नेचर क्या है? ये प्रोटीन नेचर का है। और प्रोटीन क्या होता है आपको पता है ना? प्रोटीन क्या होता है आपको मालूम है? प्रोटीन क्या होता है? वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन जब फोल्ड होता है एक प्रॉपर शेप में, वो बन जाता है प्रोटीन, है ना? तो याद रखना है इसका नेचर कैसा है, यानी कि ACTH का नेचर कैसा है? ACTH हार्मोन का नेचर कैसा है? सर प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। अब बात करते हैं सीक्रेट कहां से होता है। ACTH इज अ प्रोटीन
अभी पढ़े, नेचर क्या है हार्मोन का, प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड भी बोल रहे हैं क्योंकि वो पॉलीपेप्टाइड से बन रहा है, इसीलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होगा, एक एक करके फंक्शन देखते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन, इट मेंटेन्स द ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, क्या नाम से पता चल रहा है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रिनो यानी एड्रिनल ग्लैंड, हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये हार्मोन कहाँ पर जाकर काम करेगा, सर एड्रिनल ग्लैंड पे करेगा, तभी ना इसका नाम है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो पहला फंक्शन भी वही है, इट मेंटेन द ग्रोथ ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाले पार्ट को हम लोग आगे पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट का ग्रोथ को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। पहला फंक्शन हो गया। दूसरा, इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और साथ ही साथ ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन जो निकलता है उसको भी कंट्रोल करता है, उसे भी स्टिमुलेट करता है। तो दो फंक्शन हो गया, दोनों कहाँ का है सर, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। क्यों सर, एड्रिनल से क्यों जुड़ा हुआ दोनों फंक्शन, क्योंकि सर दोनों का दोनों फंक्शन एड्रिनल से इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उसके नाम पे ही जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका नाम पे ही एड्रिनल है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसीलिए उसका दोनों फंक्शन क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। पहला फंक्शन फिर से रिपीट करते हैं, इट मेंटेन्स द ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो मेंटेन करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के ग्रोथ को। और दूसरा, इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन, वो स्टिमुलेट करता है यानी प्रभाव डालता है, या फिर वो प्रभाव डालता है किसमें, सिक्रेशन पे, हार्मोन पे, कहां से, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। यानी कि उसका दो कंट्रोल है, पहला तो एड्रिनल ग्लैंड का ग्रोथ भी वही करवा रहा है, कौन, ACTH, और दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होगा उस पर भी कंट्रोल किसका है, ACTH का है। और ACTH कहां से आ रहा है सर, पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली किसका कंट्रोल है सर, पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसलिए तो उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये हो गया दोनों फंक्शन, इसका दो ही फंक्शन था। अब नेक्स्ट हार्मोन पढ़ने से पहले हमें दो टर्म अच्छे से समझना पड़ेगा, तब हम लोग जब नेक्स्ट हार्मोन का फंक्शन पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या सर वो टर्म है, पहले देख लेते हैं। अच्छा, पहले हमें जानना है एपीफाइसिस किसे कहते हैं, डायाफाइसिस किसे कहते हैं। तो ये एक लॉन्ग बोन है, आप लोग कार्टून में देखते हो कि टॉम एंड जेरी पे जो वो हड्डी लेकर रहता है लंबा सा, इसे कहते हैं कौन सा बोन, लॉन्ग बोन। ये कहाँ पर होता है हमारे बॉडी पे, ये लॉन्ग बोन हमारे फीमर जैसे कि हमारा बॉडी का एक लॉन्ग बोन है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, हेड वाला पार्ट, ये जो हेड वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं, याद कर लेना, आगे काम आएगा। इसे बोलते हैं एपीफाइसिस। और ये जो लंबा सा पार्ट है बीच में, इसे कहते हैं डायाफाइसिस। क्या कहते हैं, डायाफाइसिस। हेड वाला पार्ट एपीफाइसिस, और मिडिल वाला पार्ट, लंबा सा मिडिल वाला पार्ट, उसे कहते हैं डायाफाइसिस। क्या कहते हैं, डायाफाइसिस। तो एक लॉन्ग बोन पे कितना एपीफाइसिस होता है सर, दो होता है। और एक लॉन्ग बोन में कितना डायाफाइसिस होता है सर, एक होता है। क्लियर हो गया। एपीफाइसिस हेड को कहते हैं और डायाफाइसिस मिडिल वाले पार्ट को कहते हैं। एक लॉन्ग बोन में कितना एपीफाइसिस होता है सर, दो होता है। और डायाफाइसिस कितना होता है सर, एक होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग सेकंड हार्मोन पे पहुंच गए। सेकंड हार्मोन कौन सा है सर, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जैसे हम लोग GH कहते हैं शॉर्ट टर्म पे, और उसका दूसरा नाम भी है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, STH। अच्छा, इस हार्मोन का नेचर क्या है सर, इस हार्मोन का भी नेचर प्रोटीन है। इस हार्मोन का भी नेचर क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। ये हार्मोन भी प्रोटीन इन नेचर है। नेक्स्ट आते हैं साइट ऑफ सिक्रेशन। पहले जान लेते हैं ये कहाँ से सिक्रेट होता है। ये हम लोगों को पहले से मालूम है, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि सारा का सारा हार्मोन हम लोग किसका पढ़ रहे हैं अभी, एंटीरियर पिट्यूटरी का पढ़ रहे हैं। तो सिक्रेट भी कहाँ से होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से होगा। साइट ऑफ सिक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, जिसे हम STH शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इज अ प्रोटीन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। अब नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन, पहला फंक्शन जानने वाले हैं, इफेक्ट ऑन स्केलेटन ग्रोथ। अच्छा, सब बच्चे को यहाँ पर मालूम होगा स्केलेटन किसे कहते हैं। हमारे बॉडी में क्या स्केलेटन है ना, फ्रेमवर्क ऑफ बोन है ना। फ्रेमवर्क क्या है, बोन का, पूरा बोन का काम किया है ना हमारे बॉडी पे, उसे कहते हैं स्केलेटन। क्या कहते हैं, स्केलेटन। तो जो ग्रोथ हार्मोन है उसका असर स्केलेटन पे क्या पड़ता है, उसका असर स्केलेटन पे क्या पड़ता है, तो देख लेते हैं स्केलेटन पे क्या असर पड़ता है। जाहिर सा बात है, नाम है ग्रोथ हार्मोन, तो क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा ना। आइए, GH हेल्प्स इन द स्केलेटल ग्रोथ। GH क्या करता है, हेल्प करता है किसका, स्केलेटल ग्रोथ पे, बाय स्टिमुलेटिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एपीफाइसियल। ये दिख गया ना एपीफाइसियल। सर ये एपीफाइसियल क्या है, अभी तो पढ़ा है ये वाला,
एपीफाइसिस जो है इसी पार्ट का ये ग्रोथ करवाता है यहाँ पर। आइए आगे पढ़ लेते हैं पहले, फिर आगे अच्छे से समझ में आएगा। एपीफाइशियल क्या करता है, ये स्केलेटन ग्रोथ करवाता है बाय स्टिमुलेटिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ एपीफाइशियल कार्टिलेज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ अ लॉन्ग बोन, प्रेजेंट एट द टिप, यानी कि हेड वाला पोर्शन जिसको एपीफाइसिस कहते हैं, उसी को यहाँ पर क्या लिखा है, एपीफाइशियल। और वो कैसे ग्रोथ करवाता है, स्केलेटन का ग्रोथ कैसे करवा रहा है, वो क्या कर रहा है ना कि एपीफाइशियल पे जो कार्टिलेज लगा हुआ रहता है, यहाँ पर कार्टिलेज रहता है, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर जो है ना इस वाले पोर्शन पे ये देख रहे ब्लू ब्लू, ये कार्टिलेज रहता है। यहाँ पर कार्टिलेज क्या रहता है, कार्टिलेज। इसी कार्टिलेज का वो क्या करता है ना, ग्रोथ करा देता है, मल्टीप्लीकेशन करा देता है, तो वो साइज बढ़ जाता है। यहाँ से क्या होगा, ऐसे साइज बढ़ जाएगा, ऐसे करके क्या हो जाएगा, साइज ऐसे लेयर बनते बनते मल्टीप्लीकेशन होते होते साइज बढ़ जाएगा। और जैसे ही बोन का साइज लंबा होगा पूरा इंसान का हाइट लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए स्केलेटन का ग्रोथ ऐसे करवाता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एपीफाइशियल कार्टिलेज। याद रखना है, जो लॉन्ग बोन पे होता है, टिप ऑफ लॉन्ग बोन। एपीफाइशियल कार्टिलेज कहाँ होता है, टिप ऑफ लॉन्ग बोन, क्योंकि एपीफाइसिस भी तो टिप ऑफ लॉन्ग बोन पे होता है ना, तो एपीफाइशियल कार्टिलेज भी कहाँ होगा, टिप ऑफ लॉन्ग बोन। नेक्स्ट दूसरा इफेक्ट जो है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, वो कहाँ पर है, इफेक्ट ऑन बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ में भी इसका रोल है। पहला तो स्केलेटन ग्रोथ पे इसका इफेक्ट था, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर है, बॉडी ग्रोथ पे। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मसल, ये मसल की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स, और हमारे बॉडी में जो अदर ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, सब क्या है हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, तो इनके भी ग्रोथ में जो ग्रोथ हार्मोन है वो हेल्प करता है। और साथ ही साथ मसल्स के ग्रोथ में भी जीएच जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि स्केलेटन पे भी हेल्प कर रहा है ग्रोथ पे, स्केलेटन की हेल्प पे भी, सॉरी स्केलेटन के ग्रोथ पे भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कौन, सर जीएच हेल्प कर रहा है। और साथ ही साथ बॉडी की हेल्प में भी जीएच हेल्प कर रहा है। अभी तीसरा फंक्शन बाकी है, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। अब किन्हीं बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, समझ नहीं आ रहा है, तो उनको बता दूं कि मैं लास्ट लेक्चर पे मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो जो बच्चे लास्ट लेक्चर देख चुके हैं उनको इस वाले पे तो कतई कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तीसरा जो इफेक्ट होगा वो होगा मेटाबॉलिज्म के ऊपर। जीएच का तीसरा इफेक्ट कहाँ होगा, सर मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अब वो क्या इफेक्ट करेगा मेटाबॉलिज्म के ऊपर, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है सर, दो ही चीज होता है, एक जोड़ना और दूसरा तोड़ना। एसटीएच यानी ग्रोथ हार्मोन इज अ प्रोटीन एनाबोलिक हार्मोन, यानी कि प्रोटीन एनाबोलिक, सर एनाबोलिक मतलब जुड़ना यानी बनना, तो यानी कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। जो हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म में कैसे इफेक्ट करता है, वो क्या करता है ना कि एनाबॉलिक ज्यादा करवाता है, किसका, एनाबॉलिक ज्यादा करवाता है किसका, सर प्रोटीन का। यानी कि ये जीएच जो है हमारे बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है, किसका, प्रोटीन का। इसलिए साफ साफ लिखा है एसटीएच इज अ प्रोटीन एनाबॉलिक, यानी प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाला हार्मोन है। इट राइजेस शुगर ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, और दूसरा काम याद रखना है, दूसरा क्या करता है, ये हमारे बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तीसरा, इट काउजेस लॉस ऑफ बॉडी फैट बाय मोबिलाइजिंग डिपॉट फैट। अब वो क्या करता है, तीसरा हमारे बॉडी में जो डिपॉट फैट है उसका मोबिलाइजिंग कर देता है। सर मोबिलाइजिंग मतलब ब्रेकिंग यानी तोड़ना। जो फैट हमारे पेट के हिस्से में जमा जाता है ना, पेट बाहर निकला जाता है, थाई पे, हमारे जांग पे जो एक्स्ट्रा फैट जम जाता है, इससे मोटा हो जाता है हमारा शरीर, उसको क्या कर देता है, वो तोड़ देता है, यानी मोबिलाइजिंग कर देता है, यानी ब्रेकिंग तोड़ देता है। किसको, डिपॉट फैट को। किसको, डिपॉट फैट को। कौन करती है, जीएच हार्मोन। तो तीसरा फंक्शन ये है, इट काउजेस लॉस ऑफ बॉडी फैट, यानी कि बॉडी फैट को कम कर देगा बाय मोबिलाइजिंग डिपॉट फैट, जो हम यहाँ पर लिख दिए ब्रैकेट में, ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टोर्ड फैट। डिपॉट फैट किसे कहते हैं, जो फैट स्टोर हो गया हमारे बॉडी को, उसे कहते हैं डिपॉट फैट। तीसरा हार्मोन जो है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम लोग टीएसएच भी कहते हैं। इसका नेचर क्या है, सर ग्लाइकोप्रोटीन। सर ये तो अभी तक नहीं सुने, आप तो पढ़ाएं पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। सर ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, आइए पहले ग्लाइकोप्रोटीन समझ लेते क्या होता है। लिखे यहाँ पर हम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन। सर क्या अंतर है ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन पे। सर यहाँ पर ही प्रोटीन लिखा है, ग्लाइकोप्रोटीन। सर ये तो प्रोटीन है ही है पहले से। आइए जान लेते हैं, पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो प्रोटीन की ही तरह, यानी कि वो भी चेन ऑफ अमीनो एसिड से बना है, यानी कि वो भी पॉलीपेप्टाइड से बना है। लेकिन जब हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन को कंपेयर करेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा बड़ा है प्रोटीन के मुकाबले ना, ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा बड़ा है। और जब फिर कंपेयर करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू प्रोटीन। बस इतना ही अंतर, और अंतर नहीं है, और है लेकिन आपको जानना नहीं है।
ग्लाइकोप्रोटीन इज ऑल्सो मेड बाय द चेन ऑफ अमीनो एसिड, ये भी चेन ऑफ अमीनो एसिड से बनता है. बट वेन वी कंपेयर इट विथ प्रोटीन देन ग्लाइकोप्रोटीन बिकम मोर लार्ज, ये ज्यादा बड़ा होता है प्रोटीन के मुकाबले और मोर कॉम्प्लेक्स. क्लियर. अब आते हैं तीसरा वाले पे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका नेचर क्या है सर, ग्लाइकोप्रोटीन है. समझ गए. आपको सारे हार्मोन का नेचर याद रखना है ना. नेक्स्ट, साइट ऑफ सिक्रेशन क्या है टीएसएच का. सर टीएसएच इज अ वाटर सॉल्युबल ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. सभी का साइट ऑफ सिक्रेशन कहाँ से होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से, क्योंकि हम लोग सारा हार्मोन कहाँ का पढ़ रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी का पढ़ रहे हैं. और एक चीज और याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, टीएसएच जो है वो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, ये चीज याद रखना है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है. सर इसका मतलब क्या होता है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन मतलब, इसका मतलब वो जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो पानी के साथ घुल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है वैसे. अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं. तीसरा क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन. अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन. सर इसको फीमेल सेक्स हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फीमेल में पाया जाता है, मेल पे नहीं पाया जाता. पहला कारण तो ये हो गया कि ये फीमेल में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं. अच्छा ये कौन कौन सा होता है, होता तो बहुत सारा है, आपको सिर्फ दो पढ़ना है. पहला होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन. नाम दिमाग में बैठा लीजिए, ये आगे बहुत काम आएगा. फीमेल सेक्स हार्मोन आपके लिए सिर्फ दो पढ़ना है आपको. वो क्या क्या है सर, पहला एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन. पहला एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन. पहला एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन. नेक्स्ट, सर इन्हें फीमेल सेक्स हार्मोन क्यों कहते हैं, वाई दीज हार्मोन कॉल फीमेल सेक्स हार्मोन, क्वेश्चन मार्क. अब आते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. आंसर देखते हैं. आंसर, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोथ कंट्रोल फीमेल फीचर, यानी कि ये फीमेल की बॉडी में तो रहता है और साथ ही साथ फीमेल फीचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. लाइक सर फीमेल फीचर जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, बॉडी शेप हो गया. लड़की और लड़की के बॉडी में शेप में बहुत अंतर होता है, तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बॉडी शेप मेंटेन करने में भी हेल्प करता है फीमेल का, इसीलिए इसे फीमेल, ये भी एक कारण है कि उसे फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं. वॉइस इन फीमेल, लड़कियों का आवाज़ जो होता है उसका उनका हाई पिच होता है और हमारा क्या होता है, मोटा भारी सा आवाज़ होता है, तो इसीलिए. मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फीमेल सेक्स हार्मोन. ठीक है, क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया. आगे चलते हैं, चौथा हार्मोन के बारे में बात करते हैं. चौथा हार्मोन क्या है, जीटीएच, जिसे कहते हैं गोनाडोट्रोफिन हार्मोन. क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रभाव होगा ये किसको परेशान करेगा, जाकर ये परेशान करेगा गोनाड्स को. सर गोनाड्स किसे कहते हैं, गोनाड्स अगर हम बात करें तो अगर हम फीमेल के केस में बात करेंगे तो गोनाड्स कहते हैं ओवरी को, और अगर मेल के केस में बात करेंगे तो उसे कहते हैं टेस्टिस को. यानी गोनाड्स फीमेल के केस में अलग है और मेल के केस में अलग है. फीमेल के केस में ओवरी हो गया और मेल के केस में टेस्टिस हो गया. क्लियर. यहाँ पर साफ साफ लिखा है द ट्रॉफिक हार्मोन. अब जो बच्चा लास्ट लेक्चर नहीं देखा उसको समझ में आएगा, अरे सर ट्रॉफिक हार्मोन क्या है, तो उसे नहीं समझ में आएगा, तो आप पहले जाकर लास्ट लेक्चर देख लीजिए. आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे. आइए, ट्रॉफिक हार्मोन. ट्रॉफिक हार्मोन किसे कहते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. जितना हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है वो सारे के सारे को क्या कहते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं. द ट्रॉफिक हार्मोन विच हैज इन्फ्लुएंस ओवर गोनैड, जिसका इन्फ्लुएंस कहाँ पर होगा, जिसका प्रभाव कहाँ पर होगा, सर गोनैड्स पे होगा. और फीमेल के केस में गोनैड्स ओवरी होता है और मेल के केस में गोनैड्स टेस्टिस होता है. इज कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन. इट इज टू टाइप्स, दो टाइप्स का होता है. पहला होता है एफएसएच और दूसरा होता है एलएच. बारी बारी करके दोनों को पढ़ते हैं. पहला एफएसएच यानी कि फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे क्या कहते हैं, एफएसएच कहते हैं. इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, स्टार्टिंग का सिर्फ दो प्रोटीन था, बाकी सारा क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, और ये भी ग्लाइकोप्रोटीन. इसका भी नेचर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन. यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी नेचर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन. साइट ऑफ सिक्रेशन नहीं बोलना पड़ेगा, सबको पता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, क्योंकि सारा हार्मोन तो उसी का पढ़ रहे हैं ना. फंक्शन देख लेते हैं. फीमेल पे क्या फंक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों हार्मोन मेल और फीमेल में दोनों पे रहता है, क्योंकि दोनों में गोनाड्स है ना. भले फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस है, लेकिन गोनाड्स तो दोनों पे है ना, तो ये हार्मोन दोनों पे रहता है. तो एक एक करके पढ़ेंगे कि इसका फीमेल पे क्या असर होता है और मेल पे क्या असर होता है. अभी पढ़ रहे क्या, एफएसएच, यानी एफएसएच का मेल पे क्या असर होगा और फीमेल पे क्या असर होगा वो देखते हैं. पहले देखते हैं कि फीमेल पे क्या असर होगा. एफएसएच जो है इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ओवरी. एक एक करके पढ़ेंगे और डायग्राम लाए, डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम से आराम से समझेंगे. इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ओवरीज. जो एफएसएच है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
वो ग्रोथ करता है किसका, ओवरीज का। सर ये ओवरीज क्या होता है दिखा देते हैं, ये जैसे कि ये मेल पे ये टेस्टिस है, यहाँ पर ये 2 टेस्टिस है, वैसे ही फीमेल पे ये ओवरी होता है, इस वाले को क्या बोलते हैं, ओवरी। अच्छे से देख लेना। तो ये जो FSH है ये इसका साइज इंक्रीज करता है, इसका साइज क्या करता है, इंक्रीज, इसको ग्रोथ करता है, उसका ग्रोथ करता है कौन, FSH, फीमेल के केस में। और दूसरा क्या करता है फीमेल के केस में, इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ इमेच्योर फॉलिकल्स इनटू मैच्योर फॉलिकल्स कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, दूसरा क्या करता है, ये इमेच्योर फॉलिकल्स को मेच्योर करता है, और वो जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। सर ये फॉलिकल क्या होता है, फॉलिकल होता है स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, या फिर सैक, या फिर एम्प्टी जगह, खाली जगह। अब आते हैं फॉलिकल, यहाँ पर लाए हैं, फोटो लाए हैं। ये है, ये जो ओवरी आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये वाला, हाँ ये वाला जो ओवरी देख रहे हैं, इसी को बीच से काट दिया गया है, ऐसे करके ऐसे काट दिया गया यहाँ से, और ये ट्रांसफर सेक्शन है, ऐसे करके ना ऐसे ऐसे काट दिया गया है, समझ गए। ये है ट्रांसफर सेक्शन, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर सेक्शन। अब यहाँ पर देखिए, जब हम जूम करेंगे इसको, आपको ये छोटा छोटा दिख रहा है, इसे कहते हैं फॉलिकल। स्मॉल बैग लाइक है ना, स्मॉल बैग लाइक, इसे क्या कहते हैं, फॉलिकल। अभी ये क्या है सर, ये अभी इमेच्योर है, क्या है, इमेच्योर, ये भी इमेच्योर है। ये आस्ते आस्ते FSH आएगा, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर FSH आया और बोला कि चलो ग्रो करना शुरू करो, ये आकर इसको ऐसे स्टिमुलेट कर दे, चलो ग्रो करो, हम आ गए। तो ये क्या करेगा, स्लोली स्लोली ग्रो करेगा, देखिए थोड़ा ग्रो किया, फिर और ग्रो किया। अब ये इमेच्योर था, अब आस्ते आस्ते ये मेच्योर हो रहा है, थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, अब ये पूरा मेच्योर हो गया, अब ये पूरा मेच्योर हो गया। ठीक है, तो दूसरा काम क्या है कि ये क्या करता है, फॉलिकल्स, इमेच्योर फॉलिकल्स को मेच्योर करता है, कौन, FSH। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा, अब तीसरा देखते हैं फंक्शन। तीसरा फंक्शन कहाँ गया तीसरा, ये रहा, इट स्टिमुलेट्स टू सिक्रीट एस्ट्रोजन फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। और ये साथ ही साथ ये ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन भी निकलवाता है। अब आपको समझ में आ गया एस्ट्रोजन किसे कहते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल आप देख रहे हैं, ये रिलीज करता है क्या, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, रिलीज करता है क्या, एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है। क्लियर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ये रहा, नहीं ये तो, हाँ ये वाला। अब देखते हैं, तीनों हो गया, फीमेल वाला सारा हो गया। अब आते हैं मेल पे। FSH स्टिमुलेट्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू टेस्टिस। अब मेल पे जो FSH है, फीमेल वाला केस देख लीजिए, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, ग्रोथ ऑफ ओवरी, ओवरी के ग्रोथ पे क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। दूसरा, ये क्या कर रहा है, पहला तो ओवरी के ग्रोथ पे हेल्प कर रहा है। दूसरा, फॉलिकल, इमेच्योर फॉलिकल को क्या कर रहा है, मेच्योर बना रहा है। अभी दिखाई डायग्राम पे, इमेच्योर से आस्ते आस्ते बड़ा हो रहा था वो फॉलिकल, किसके मदद से, FSH की मदद से। तीसरा क्या कर रहा था, जब वो ग्राफियन फॉलिकल बन जा रहा था, यानी सबसे मेच्योर हो जा रहा था, तब उसमें से वो क्या कर रहा था, एस्ट्रोजन निकलवा रहा था कि तुम एस्ट्रोजन निकालो, तुम एस्ट्रोजन निकालो, तुम एस्ट्रोजन निकालो, क्योंकि फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन चाहिए, इसीलिए वो बोला तुम एस्ट्रोजन निकालो। अब आते हैं मेल के केस में FSH क्या करता है। FSH स्टिमुलेट्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस एंड काउजेस स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस अभी समझा देते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, जब प्रोसेस, मतलब पूरे प्रोसेस, स्पर्म बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे स्टार्टिंग हुआ स्पर्म बनने का, और वो आस्ते 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 करके, अचानक से थोड़ी ना बन जाएगा, आस्ते 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 करके स्पर्म बना, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये दिमाग में बैठा लेना है, 11 में और 12 में। 12 में तो खास करके बहुत कम आएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर, ठीक है। पहला क्या करता है, FSH स्टिमुलेट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, और जाकर स्टिमुलेट करता है किसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। सर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है सर, आइए फोटो पे देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा इसको ना हटाते हैं ताकि आपको दिखे, रुकिए एक सेकंड। हाँ ये वाला देख रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हाँ सर दिख रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहा है। ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये हमारे टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, काटा हुआ ऐसे करके। टेस्टिस जो है उसको काट दिया गया, टेस्टिस जो है उसको क्या कर दिया गया, मान लीजिए ऐसे, उसको क्या कर दिया, काट दिया गया, बीच से काट दिया गया ताकि अंदर का दिखे, ताकि अंदर का दिखे। तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, उसको जूम करते हैं, ये जैसे घुरा 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 ऐसे से घुर रहा है, ये बहुत सारा होता है, बहुत सारा। इसी को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसी को क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
क्लियर। तो जो FSH है मेल के केस में वो इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करता है और इसी के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। इसी के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। FSH सेमिनिफेरस को बोलता है भाई रेडी हो जाओ, क्योंकि इसी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो इसको स्टिमुलेट करके क्या बोलता है कि चलो स्पर्म बनाओ, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस करो, क्योंकि प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट, FSH ऑल्सो, दूसरा फंक्शन देख लेते हैं मेल के केस में। FSH ऑल्सो स्टिमुलेट सर्टोली सेल ऑफ टेस्टिस। सर ये सर्टोली सेल क्या है, आइए देखते हैं सर्टोली सेल क्या है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल समझ में आ गया ना? हाँ सर समझ में आ गया। अब देखिए हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के हमारे एक टेस्टिस में बहुत सारा होता है, आपको नंबर याद नहीं करना है, बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। अब देखिए हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ना एक गैप है, ये गैप देख रहे हैं आप, बीच में गैप देख रहे हैं आप, ये वाला गैप। हाँ, अब इस फोटो को देखिए, इन दोनों फोटो को ध्यान से देखना है, एक ये वाला को और एक ये वाला को। ये जो आप ऑरेंज ऑरेंज सा देख रहे हैं ना, ये लाल लाल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। और ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये बीच वाला पार्ट है, इसे रेटी टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट है। तो इसे क्या करना है, ऐसे काटा गया है, ऐसे काटा गया, ऐसे, तभी आपको ये ऊपर से दिख रहा है। आप ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, साइड से नहीं, आप ये ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको ऐसा दिख रहा है। तो जो बीच में जगह खाली है ना, इसे कहते हैं क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कि दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच के जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। अब इसी स्पेस पे क्या होता है ना, वो खाली जगह जो है ना यहाँ पर, वहीं पर ये लिडिक सेल होता है। क्या होता है, लिडिक सेल। क्या होता है, लिडिक सेल, नहीं गलत बता दिए, लिडिक सेल तो आपको बता ही दिए, ठीक है, लेकिन आपको समझाना सर्टोली सेल। यहाँ पर डायग्राम पे नहीं थी, आपको हम बता देते हैं। सर्टोली सेल जो है, ये सर्टोली सेल, ये बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। जब स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो नरिशमेंट, ताकि स्पर्म खराब ना हो, तो उसको नरिशमेंट कौन देता है, सर यही देता है, सर्टोली सेल। कौन देता है, सर्टोली सेल। आपकी बुक में डायग्राम पे नहीं है, हम लिडिक सेल समझा दी, लेकिन आपको दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बीच में खाली जगह होता है, उस जगह पे क्या होता है, लिडिक सेल होता है, याद रखना। और सर्टोली सेल किसे कहते हैं, सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। जब स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, तब उसको नरिशमेंट देने का काम कौन करता है, सर सर्टोली सेल करता है। तो इसीलिए FSH सर्टोली सेल को भी स्टिमुलेट करता है, ताकि वो स्पर्म को न्यूट्रिशन देते रहे। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दो हार्मोन था ना, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कितना है, दो है। एक था क्या सर, पहला था FSH जो पढ़ लिए, मेल के केस में भी क्या फंक्शन होता है और फीमेल के केस में भी क्या होता है, दोनों को दोनों पढ़ लिए। अब आते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसे हम लोग LH कहते हैं, और दूसरा उसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम लोग ICSH कहते हैं। दो नाम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। साइट ऑफ सिक्रेशन, सर बोलने वाला बात है। अच्छा नेचर जान लेना, नेचर भी, इसका भी नेचर क्या है सर, ग्लाइकोप्रोटीन है। स्टार्टिंग में सिर्फ दो का प्रोटीन था, बाकी सारा का नेचर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। सीक्रेट कहाँ से होता है, सर ये सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। फंक्शन देख लेते हैं, मेल पे क्या फंक्शन है और सॉरी फीमेल पे क्या फंक्शन है और मेल पे क्या फंक्शन है। फीमेल पे पहला फंक्शन है, इट प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इमेच्योर से मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना रहा था, तो उसकी मौजूदगी में जब LH आता है तो वो क्या करता है, ये करता है, ये क्या देखिए, ये जब पूरा मेच्योर हो गया था तो उसके बाद ये फट गया, फटने को क्या कहते हैं, रप्चर। क्या कहते हैं, रप्चर। तो ये रप्चर हो गया, हाँ सर हो गया। क्या सर उसको FSH रप्चर करवाया, सर यही तो FSH को बड़ा कर रहा था, बड़ा हो ग्रोथ करवा रहा था। सर क्या FSH ही इसको फाड़ा है, नहीं, इसको रप्चर करवाने का पीछे हाथ है किसका, LH का। तो यही पहला फंक्शन वही है। इन फीमेल इन प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल, इन फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ FSH हार्मोन, LH जो है वो रप्चर कर देगा ग्राफियन फॉलिकल को। सर यहाँ पर क्यों लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल, क्या सर अगरचे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं रहा तो क्या रप्चर नहीं होगा, कैसे होगा, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होगा तो क्या इमेच्योर फॉलिकल मेच्योर बनेगा, नहीं सर नहीं बनेगा, तो फिर रप्चर कैसे होगा। इसीलिए इन प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, दस हेल्पिंग इन ओव्यूलेशन, ताकि क्या हो सके, ओव्यूलेशन हो सके। इसी के अंदर एग होता है, एग क्या होता है, यही होता है, यहाँ ये एग होता है। और देखिए एग बाहर निकल गया और ये बाहर जाकर आगे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन
ये स्पर्म के संग मिलकर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन। और इस प्रोसेस को जब ये फट कर ये बाहर निकलता है ना, ये वाला बाहर निकल रहा है, इसको कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन करवाने में किसका हाथ है सर, एलएच का हाथ है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन मैच्योर एंड परसिस्टेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो रप्चर हो गया था ना, ये जो फट गया था, ये जो पूरा फट गया, ये इसके बाद क्या बन गया, ये जो फट गया था फॉलिकल, वो मुड़ मुड़ कर क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। और अगर एलएच नहीं हो तो ये कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनाने के पीछे किसका हाथ है सर, एलएच का हाथ है। सर कॉर्पस ल्यूटियम बनाने के पीछे किसका हाथ है सर, एलएच का हाथ है। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया कि एलएच जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाने पे हेल्प करता है, और जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो उसमें से क्या निकलवाता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर, आइए। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर एंड परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम। इट स्टिमुलेट्स टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। ये भी बताया ना आपको। और वो स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, कौन, एलएच, कि तुम निकालो क्या, प्रोजेस्टेरॉन। अब आते हैं मेल। मेल में क्या करता है सर, एलएच। एफएसएच का तो देख चुके हैं, एलएच क्या करता है, एलएच स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स ऑर्गन है, ऐसे फीमेल सेक्स ऑर्गन दो था, मतलब दो से ज्यादा होता, आपको दो पढ़ना है, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। वैसे ही मेल पे भी सेक्स हार्मोन होता है जो कि मेल फीचर्स को डेवलप करता है मेल के अंदर, जैसे कि हेवी वॉइस, मस्क्यूलिन बॉडी, है ना, ये सब हो गया। मेल सेक्स हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन होता है। क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन। तो एलएच जो है वो स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन निकलने का मात्रा को स्टिमुलेट कर देता है, उसे बढ़ा सकता है, उसे घटा सकता है। बाय स्टिमुलेटिंग द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस कॉल्ड लिडिक सेल। लिडिक सेल अभी बताए हैं, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो खाली जगह होता है वहां पर लिडिक सेल होता है, और वही रिलीज करता है क्या, टेस्टोस्टेरॉन, जिसको क्या कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर। तो किसको स्टिमुलेट करने से मेल सेक्स ऑर्गन निकलना शुरू हो जाएगा, है ना, तो वो होगा कौन, लिडिक सेल। और वो कहाँ पाया जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस पे, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस कॉल्ड लिडिक सेल। क्लियर। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं, टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से निकलेगा, मतलब देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इन मेल एलएच जो है वो स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, यानी कि वो ये उसके पास ये एबिलिटी है कि वो उसके मतलब कौन, इन मेल एलएच जो है वो स्टिमुलेट कर सकता है सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन को। कैसे स्टिमुलेट करेगा, वो कैसे उसको कंट्रोल पे लेगा, टेस्टोस्टेरॉन के सिक्रेशन को कंट्रोल में कैसे लेगा, बाय स्टिमुलेटिंग इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस, जिसको हम लोग लिडिक सेल कहते हैं। लिडिक सेल से ही टेस्टोस्टेरॉन निकल रहा है, तो अगर लिडिक सेल पे ही कंट्रोल कर लेगा तो टेस्टोस्टेरॉन के ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा, किसका, एफएसएच का। वो स्टिमुलेट कर सकेगा, ज्यादा निकालने का रहेगा ज्यादा निकालेगा, कम निकालने का रहेगा तो कम निकालेगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, लियोट्रॉपिक हार्मोन, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, एलटीएच, और दूसरा नाम उसका प्रोलैक्टिन। तो ये फेमस नाम ये वाला है, प्रोलैक्टिन, आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा प्रोलैक्टिन। ये बहुत इजी है, साइट ऑफ सिक्रेशन आपको पता होना चाहिए सर। साइट ऑफ सिक्रेशन जो होगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी होगा, क्योंकि हम लोग सारा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसका नेचर क्या है, नेचर देख लेते हैं। हार्मोन ये रहा, इसका नेचर क्या है सर, ये प्रोटीन नेचर है। क्या नेचर इसका, प्रोटीन, याद रखना है, प्रोटीन नेचर। प्रोलैक्टिन का नेचर क्या है सर, प्रोटीन नेचर का हार्मोन। और ये कहाँ से रिलीज हो रहा है सर, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और क्या ये हर वक्त रिलीज होता है सर, क्या ये छोटे से लेकर बड़े तक हर टाइम ये प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होता है, मतलब फीमेल की बॉडी में रिलीज होता है? तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। ये फीमेल की बॉडी में रिलीज होता है, मेल की बॉडी में नहीं होता है। ये फीमेल की बॉडी में रिलीज होता है कब, मैटरनिटी के टाइम पे, यानी कि मदरहुड, जब कोई माँ बनती है तब जाकर ये उसके बॉडी में रिलीज होता है, यानी कि मैटरनिटी के टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है। तो सर ये करता क्या, सिंस दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेनली ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब बच्चे को दूध पिलाने का रहता है तब ये हार्मोन रिलीज होता है ताकि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड कर सके। पूरा पढ़ लेते एक बार। इट इज अ प्रोटीन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी
प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो नोन एज मैटरनिटी हार्मोन, यानी कि ये सिर्फ माओ में रिलीज होगा। सिंस दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेनली ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब बच्चे को दूध पिलाने का वक्त आता है तब ये हार्मोन रिलीज होता है ताकि डेवलपमेंट ऑफ क्या हो सके, मेमोरी ग्लैंड और मिल्क का फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन। पहला फंक्शन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, अभी बताएं, क्योंकि ये मैटरनिटी पे रिलीज हो रहा है और खास करके लैक्टेशन के टाइम पे, लैक्टेशन मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाला समय, उसे कहते हैं लैक्टेशन। तो ये खास करके क्या हो रहा है, मैटरनिटी के टाइम पे रिलीज हो रहा है। जब बच्चा जन्म हो जाएगा तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा, तो उसमें ये मदद करता है कौन, प्रोलैक्टिन। इट मेंटेन्स सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट ऑफ लैक्टिंग मदर, और ये मेंटेन करके रखता है, यानी कि मिल्क फॉर्मेशन करता है ये, ताकि मेंटेन रहे मिल्क का मात्रा जो है ब्रेस्ट में वो मेंटेन रहे। इट मेंटेन सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट ऑफ अ लैक्टेटिंग मदर, जो बच्चे अपनी माँ को दूध पिला रही हो उनका जो मिल्क है वो मेंटेन करके रखता है ब्रेस्ट में। नेक्स्ट, इट हेल्प फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये गलत है, ये आपके बुक में गलत दिया हुआ है, सरासर गलत है। ये ह्यूमन के केस में गलत है। अगर हम रैट के केस में बात करते हैं तो ये सही है, आपके बुक में दिया हुआ था इसीलिए हम इसे लिख दिए, लेकिन ये गलत है। ह्यूमन के केस में ये बिल्कुल गलत है। ह्यूमन के केस में प्रोलैक्टिन सिर्फ और सिर्फ मेमोरी ग्लैंड और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क पे हेल्प करता है, और वो कतई हेल्प नहीं करता है कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन पे। ये रैट के लिए सही है, ह्यूमन के लिए बात करें तो ह्यूमन के लिए बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर भी अगर दिल करे तो पढ़ लीजिएगा। इट हेल्प्स फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, वो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने में हेल्प करता है। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है सर, रप्चर होने के बाद। कौन रप्चर होगा सर, ग्राफियन फॉलिकल, यानी मेच्योर फॉलिकल जब रप्चर होता है तो उसको कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में हेल्प करता है। रैट के केस में, ह्यूमन के केस में नहीं। ह्यूमन के केस में कौन मदद करता है सर, ह्यूमन के केस में मदद करता है LH, अभी तो पढ़े ऊपर पे। अब जानते हैं नेफ्रॉन क्या होता है सर। ये नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल मतलब किससे मिलकर बना है, किडनी जो है वो किससे मिलकर बना है सर, नेफ्रॉन से मिलकर बना है। सर किडनी किसकी वजह से काम कर रहा है सर, नेफ्रॉन की वजह से काम कर रहा है, यानी वो फंक्शन किसकी वजह से कर पा रहा है सर, नेफ्रॉन की वजह से फंक्शन कर पा रहा है। तो इसीलिए डेफिनेशन क्या है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आइए डायग्राम देखकर समझते हैं। ये रहा किडनी सर, ये तो सभी देखते हैं सर, ये किडनी है। ये किडनी पता किससे मिलकर बना है, इससे मिलकर बना है, इसी को कहते हैं नेफ्रॉन। सर ये क्या है, इसी को कहते हैं नेफ्रॉन। इसी नेफ्रॉन से मिलकर क्या बना है, किडनी बना है। और इसी की वजह से नेफ्रॉन जो इसी के वजह से नेफ्रॉन की वजह से किडनी काम कर पाता है। इसीलिए नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब एक एक करके नेफ्रॉन के सारे पार्ट को देखते हैं। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये जो आ रहा है और ये जा रहा है ना, बना देते एक बार पेंसिल से। ये आ रहा है और ये जा रहा है। तो ये वाला जो है इसे कहते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। ये खून लेकर आता है, किडनी में क्या होता है, खून साफ होता है ना, यूरिन बनता है, तो ये खून लेकर आता है और ये खून लेकर चला जाता है। और ये जो देख रहे हैं ना बीच में ये वाला, इसे कहते हैं छकनी। क्या कहते हैं, छकनी। और साइंटिस्ट पे क्या बोलेंगे इसे, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको अलग से लाए आपको समझाने के लिए। ये जो आ रहा है उसे कहते हैं एफेरेंट, यानी आने वाला, एफेरेंट आर्टरियोल। और जो लेकर जा रहा है उसे कहते हैं एफेरेंट, ई से एग्जिट, ई से एफेरेंट, एफेरेंट आर्टरियोल। और छकनी सा है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो बाहर वाला कवरिंग देख रहे हैं आप, ये वाला कवरिंग जिससे रेड से मार्क कर, ये वाला पूरा, इसे कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। सर वुमेन्स, सर क्या वुमेन्स पे होता है, नहीं। क्या किडनी सिर्फ वुमेन्स पे होता है, नहीं, सब केस में होता है, बस इसका नाम है वुमेन्स कैप्सूल। क्या नाम है, वुमेन्स कैप्सूल। इस वाले को क्या कहते हैं सर, वुमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं, वुमेन्स कैप्सूल। अब ये जो पहला पार्ट आ रहा है, ये वाला सामने वाला पार्ट, ये जैसे मुड़ रहा है ना, कॉन्व्यूलेटेड, मुड़ रहा है, कॉन्व्यूलेटेड, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्व्यूलेटेड। तो पहले आ रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, ये पाइप की तरह है ना, इसीलिए ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में क्या, PCT। क्या कहते हैं, PCT। तो नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट सामने वाला पार्ट जो आता है उसे कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आता है हेनलेस लूप।
सर ये नीचे आ रहा है तो इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग लूप ऑफ हेनले, और सर ये ऊपर जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग लूप ऑफ हेनले। अब उसके बाद यहां पर आता है क्या, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर, तो देखिए नेफ्रॉन की ये स्टार्टिंग पार्ट था, ये एफेरेंट आर्ट्रियोल, ये इफेरेंट आर्ट्रियोल, ये छकनी जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ये पूरा कवर, इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। और देखिए ये स्टार्टिंग नेफ्रॉन के स्टार्टिंग पार्ट से दूर है, ये दूर है ना सर, इतना दूर है ना, दूर, इसीलिए इसे कहते हैं डिस्टल यानी दूर वाला। कॉन्व्यूलेटेड, देखिए मुड़ा हुआ है, कॉन्व्यूलेटेड मतलब मुड़ा हुआ, जहां पर भी कॉन्व्यूलेटेड आएगा मत समझिए यहाँ पर मुड़ा हुआ कुछ ना कुछ है। डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल सामने था इसीलिए प्रॉक्सिमल बोले, सामने था और मुड़ा हुआ भी था, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल क्यों, पाइप की तरह ना इसीलिए, और ये दूर था सर इसीलिए से क्या बोले, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट में जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है उसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसे क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, CD, क्या कहते हैं, CD। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पार्ट में क्या आएगा, एफेरेंट आर्ट्रियोल जो खून लेकर आता है, और फिर एक और ब्लड वेसल जो जाता है ना, इस एग्जिट इसे इफेरेंट आर्ट्रियोल, एफेरेंट आर्ट्रियोल खून लेकर आएगा, और एफेरेंट आर्ट्रियोल खून लेकर आएगा, और इफेरेंट आर्ट्रियोल क्या करेगा, खून लेकर जाएगा, और छकेगा कहाँ पर सर, ये वाला यहाँ पर छकेगा। तो सर जहाँ पर छकता है छकनी, उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और उसके बाद जो कवर है, जो छका हुआ अंदर सामान जाएगा, वो इससे होते हुए जाता है, ये कैप्सूल्स होते हुए, इसीलिए इसे कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं, वुमेन्स कैप्सूल। अब नेफ्रॉन का जो पहला ट्यूब्यूल है जो हल्का सा मुड़ा वो उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे PCT बोलते हैं। उसके बाद आएगा पतला सा पतला सा लूप आएगा। अगर वो नीचे की तरफ है तो उसे बोलेंगे डिक्रीजिंग लूप ऑफ हेनले, और अगर वो ऊपर की तरफ है तो उसे क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग लूप ऑफ हेनले। फिर जब थोड़ा दूर जाएंगे, नेफ्रॉन से दूर जाएंगे, थोड़ा स्टार्टिंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से थोड़ा दूर जाएंगे तो एक और कन्वोल्यूटेड पार्ट दिखेगा जिसे बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और लास्ट में एक मोटा सा पाइप दिखेगा, लंबा सा, ये वाला पार्ट जिसमें बहुत सारा नेफ्रॉन का आखिरी पार्ट आकर जुड़ा होगा, उसे कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। वो सारा का सारा आकर इसमें कलेक्ट हो रहा है, सारा नेफ्रॉन से छका हुआ सामान आकर इसमें कलेक्ट हो रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे, कलेक्टिंग डक्ट, CD। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। ये रहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब वो क्यों पढ़ाए थे पता है, यहाँ पर काम आएगा। फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक है एंटीरियर पिट्यूटरी जो पूरा भी कंप्लीट हो चुका है, जस्ट कंप्लीट किए नेफ्रॉन से पहले तक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसी के लिए हम लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से समझा। साइट ऑफ सिक्रेशन, अच्छा ये कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है देख लेते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ना, वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है। ADH, जिसका एक और नाम है वैसोप्रेसिन, ADH का नाम ही वैसोप्रेसिन है, और एक हार्मोन रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। तो याद कर लीजिए, पहला हार्मोन ADH जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं, और दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है। क्लियर। आइए, द एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जिसको हम लोग ADH शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, या फिर वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है, चाहे तो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन बोल दीजिए या फिर उसको वैसोप्रेसिन कहिए, दोनों सेम बात है, दोनों समान है कि बस नाम अलग है। और दूसरा रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। आर द टू हार्मोन सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि ये दोनों हार्मोन सिंथेसाइज यानी बन नहीं रहा है पिट्यूटरी पे। अभी हम लोग जितना हार्मोन पढ़े हैं एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो सारा का सारा क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे बनता है और वहीं से रिलीज होता है। लेकिन ये धोखा दे रहा है, ये तो बोल रहा है कि हम रिलीज करेंगे, लेकिन ये बनाता नहीं है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इसे बना बनाया मिल रहा है। और कौन बना रहा है सर, हाइपोथैलेमस बना रहा है। अब हाइपोथैलेमस क्या है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है। क्लियर, याद रखना है हाइपोथैलेमस क्या कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है सर, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है। सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस, जो बना कौन रहा है सर, हाइपोथैलेमस बना रहा है। ट्रांसपोर्टेड थ्रू NCS, NCS का फुल फॉर्म न्यूरॉन सेक्रेटरी सेल। इसमें जोर मत दीजिएगा, दिमाग घुस जाएगा। जब चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे वाला तब ये हल्का लगेगा, अभी सिर्फ नाम याद कर लेना है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल, ठीक है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल। ये दोनों हार्मोन जो है वैसोप्रेसिन जिसको हम लोग ADH कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों को दोनों रिलीज तो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। याद रखना, क्वेश्चन पूछेंगे आगे। एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बना कौन रहा है, हाइपोथैलेमस, और स्टोर कौन कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फ्रॉम वेयर दे आर रिलीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड पड़ता है तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं।
इसीलिए इसको हम लोग मानते हैं कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, लेकिन ये बन कहाँ रहा है, हाइपोथैलेमस में। फंक्शन देखते हैं, एडीएच क्या करता है, नाम से पता चल रहा है एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब पानी से, पानी का उल्टा जाएगा, पानी का उल्टा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि पानी को खींच लेगा, एंटी है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कहाँ से, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर से दिखाते हैं, ये नेफ्रॉन है ना, ये वाला पार्ट जो है, अगर से खून से क्या होता है, गंदा निकलता है और छक्कर यहाँ आता है, और साथ में लग रहा, अगर से मान लीजिए पानी ज़्यादा आ गया, बॉडी में पानी का कमी हो गया, तो वो मैसेज भेजेगा और बोलेगा यहाँ से पानी निकालो, यहाँ से पानी निकालो। कौन बोलेगा, एडीएच। एडीएच आएगा, बोलेगा यहाँ से पानी निकालो, पानी ज़्यादा लेकर आ गए हो, सही से छाक नहीं सही से रहे हो, तो यहाँ से क्या लेकर जाएगा, पानी लेकर चला जाएगा। तो एडीएच क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, वहाँ से भी पानी एब्जॉर्ब करता है। लाओ पानी वापस दो, ठीक से नहीं छाक रहे हो, ठीक से छाको, पानी में कमी हो रहा है बदन पे, तो इसीलिए क्या करता है, पानी के वेस्ट को कम कर देता है। इसीलिए यूरिन येलो होता है। जब हमारे बॉडी में कमी होता है ना, तब ये हार्मोन हमारे बॉडी से निकलता है और जाकर बोलता है चलो पानी वापस करो। किसको जाकर बोलता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, कि पानी वापस दो। और किसको बोलता है, कलेक्टिंग डक्ट को, कि पानी वापस दो, बॉडी में पानी का कमी है। नेक्स्ट सेकेंड फंक्शन क्या है, इन हाई डोज, जब एडीएच का डोज ज़्यादा हो जाए, हमारा बॉडी जो है वो एडीएच ज़्यादा रिलीज कर दे, हाई डोज हो जाए, राइज ब्लड प्रेशर, वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। सर ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा रहा है, अभी तो बोले सर वो पानी खींच रहा है। वो क्या करता है ना, हमारे ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स उसको पतला, मान लीजिए ब्लड वेसल्स इतना चौड़ा है, ये हम यहाँ पर बनाते हैं, मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है पहले इतना चौड़ा, उसको क्या कर दिया ना, उसको इतना पतला कर दिया। तो अब जाहिर सा बात है, अगर से इतने मोटे पाइप से पानी जाएगा तो स्लो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको चाप कर पतला कर देंगे तो उसमें से क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वैसे ही ये करता है, इसका भी काम यही है। ये क्या करता है ना, वो देखिए ना, एडीएच को वैसोप्रेसिन क्यों कहते हैं, वैसोप्रेसिन, वैसो मतलब वेसल्स, बॉडी का वेसल्स, ब्लड वेसल्स, प्रेसिन मतलब प्रेस कर देना, यानी प्रेस कर देना, प्रेस, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन। इसलिए वो क्या कर देता है, जब हाई डोज हो जाए तो वो क्या कर देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है, एडीएच स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन। एडीएच जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स किसे कहते हैं, जो जिनका मूवमेंट हमारे दिमाग के बस की बात, मतलब सॉरी, हम अपने मन से नहीं कर सकते, दिमाग तो कर सकता है लेकिन हम अपने चाह से नहीं कर सकते। ऐसे कि मेरा मन करे कि चलो अपना पेट का जो मसल्स उसको मूव करते हैं, तो हम ऐसे सोच रहे हैं, क्या वो मूव हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर से मेरा मन करता है कि चलो अपने हाथ को मूव करते हैं, तो यहाँ का मसल्स तो मेरे सोचने से मूव हो रहा है, तो स्मूथ मसल उसे कहते हैं जिसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एडीएच जो है वो क्या करता है, एडीएच हार्मोन वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है, सुखाता है उसे, क्या सुखड़ता है, सुखाने में मदद करता है। मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें वो कॉन्ट्रैक्शन करता है एडीएच। यूटेरस हो गया और इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन जो हमारा इंटेस्टाइन अतड़ी, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसमें भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन। कौन, एडीएच की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें भी, ठीक है। स्मूथ मसल्स पे कौन कौन सा, पहला यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, दूसरा क्या था, यूरेटर, और तीसरा इंटेस्टाइन। क्लियर। अब एक ऑक्सीटोसिन का, अभी तक जितना पढ़ रहे थे वो किसका फंक्शन था, वो सारा का सारा किसका था, एडीएच का था, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीटोसिन का फंक्शन को, टोशिन क्यों कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन के फंक्शन को समझेंगे। ऑक्सीटोसिन कंट्रोल, ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी देखिए ना, इसको अलग से ग्रीन बॉक्स में रखिए, एकदम ध्यान रखना है। ऑक्सीटोसिन कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द बेबी फ्रॉम मदर्स यूटेरस। ऑक्सीटोसिन पता क्या करता है, मदद करता है, कब, पार्चुरेशन के टाइम पे। सर ये पार्चुरेशन क्या होता है, जब बेबी बर्थ होने वाला रहता है ना, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं, जब बेबी बर्थ होता है, यूटेरस से बाहर निकलता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, पार्चुरेशन। तो ऑक्सीटोसिन मदद करता है। सर कैसे मदद करता है, ये फोटो ध्यान से देखिएगा, ये बेबी अभी अंदर था, जब ये इसे बाहर निकल रहा है तो इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा, इसके लिए बहुत फोर्स चाहिए इतने छोटे जगह से बाहर निकलने के लिए। तो यूटेरस का जो मसल्स है वो क्या करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसको पीछे से फोर्स लगाता है, यहाँ से फोर्स, ऐसे से फोर्स लगाता है, धक्का देता है, ऐसे बाहर की तरफ धक्का देता है,
ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन कंट्रोल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द बेबी फ्रॉम मदर्स यूटेरस, ठीक है। वो कंट्रोल करता है कॉन्ट्रैक्शन किसमें, यूटेरस मसल्स पे, कब, जब बेबी का बर्थ होने वाला हो, जिसे पार्चुरेशन कहते हैं। सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मदर्स मैमरी ग्लैंड, और ये हेल्प करता है, यार ये फोटो लेकर आए हैं, ध्यान से देखिए, ये मैमरी ग्लैंड का फोटो है ना, ब्रेस्ट का फोटो, अब ये देखिए ध्यान से, ये अंदर पे वेसल्स दिख रहा है आपको, ट्यूब कतरे, ट्यूब, और ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर मिल्क फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन। ये मिल्क फॉर्मेशन इसी ट्यूब के थ्रू यहाँ से बाहर निकलता है और बेबी फीड करता है। तो इसी में क्या कर देता है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, ऑक्सीटोसिन क्या कर देता है, इसी में क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन, और जब जैसे ही चपेगा तो मिल्क बाहर निकल जाएगा। तो ये पहला तो फंक्शन ये हो गया कि कंट्रोल करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि वो फोर्स दे सके बाहर की तरफ और बच्चा बाहर निकल जाए। और दूसरा काम क्या करता है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के सिक्रेशन पे, यानी कि मिल्क के सिक्रेशन पे हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, मिल्क के सिक्रेशन में हेल्प करता है, कैसे, उसे प्रेस करके, ये ला टिब्यूल्स को प्रेस करके ऐसे, ताकि वो मिल्क बाहर निकल जाए ड्यूरिंग लैक्टेशन। ये लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, विच हार्मोन मेड बाय हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट पे देंगे, क्यों, क्योंकि मैंने ये पढ़ा दिया। आप कहाँ पर देंगे इसका आंसर, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, इसका आंसर कहाँ पर देंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट पे देंगे। क्लियर, चलिए, अच्छा ये आज पढ़ाना था लेकिन बहुत टाइम हो गया, तो इसे पेंडिंग करते हैं, कल नेक्स्ट लेक्चर पे ना यहीं से स्टार्ट करेंगे, थायराइड ग्लैंड पूरा फ्रेशली स्टार्ट करेंगे। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। मेरा आवाज़ थोड़ा बैठ गया है चिल्ला कर, लेकिन आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक पे जो जो बेसिक था सबको उठाया और सबको बेसिक से एक्सप्लेन किया, ताकि आपको कोई भी एक फंक्शन को समझने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा, तो जुड़े रहें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर मिले और इस चैप्टर को आप और अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू वेरी मच।